नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस में जितने भी संभावित अनुच्छेद हैं संविधान के, वो सबको एक वीडियो में लाया हूं और सबको डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए धैर्य बना करके पेशेंस रखिएगा और वीडियो को देखिएगा। एक एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इसमें इंक्लूड है, सब कुछ आपको बारीकी से समझना है। और एक चीज मैं और कहूंगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि चीजें आपको नोट भी करनी होगी। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा। इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो फिर आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, समय बहुत कम है, इससे फायदा उठाइएगा। आइए देखते हैं पहला ही प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। हम लोग सारे अनुच्छेद को लगभग टच करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ना। आइए देखिए, कह रहा है समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। समान सिविल संहिता सीधा पूछता है परीक्षा में, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो समान सिविल संहिता है वह अनुच्छेद 44 में है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद है वो 44। अगर पूछता है कि समान सिविल संहिता लागू हुआ था तो बताएंगे गोवा में ये लागू हुआ था। इसको याद करना बहुत ही आसान है। आप देख रहे होंगे कैसे याद कर पाएंगे। इसका दोनों जो दाहि मतलब कि इकाई और दहाई दोनों अंक जो है वो समान है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भैया दोनों अंक समान है, यानी समान सिविल संहिता की ये बात कर रहा है। अब आते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 40 क्या है। नोट करिएगा, पूछता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनेगा भाई, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि अनुच्छेद 40 क्या है, तो बताएंगे ग्राम पंचायत का गठन। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 60 क्या है? तो 60 में है शपथ। शपथ, लेकिन किसका? राष्ट्रपति महोदय का। किसका शपथ की बात की गई है? तो राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो भी नोट करा रहा हूं लिख लीजिएगा। 50 में है कार्यपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, है ना, पृथक करण। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चारों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। एक तो हो गया अनुच्छेद 44, फिर दूसरा अनुच्छेद हमने बताया अनुच्छेद 50, फिर बताया अनुच्छेद 60 और लास्ट बताया अनुच्छेद 50। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। इसमें आपने 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया है। आइए, बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये जो प्रावधान था यह पहले अनुच्छेद 45 यानी कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था। लेकिन इस बात को अब आप अनुच्छेद 21 में भी देखते हैं। इस बात को आप अब अनुच्छेद 21 में देखते हैं। बाकी अनुच्छेद 45 में क्या हो गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये अब हो गया है अनुच्छेद 45 में। तो अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर इसमें 21 रहता तो हम 21 की ओर जाते हैं, लेकिन 21 नहीं है। तो 21 में पहले यही चीज था, 45 में पहले यही चीज था, है ना। लेकिन एक संशोधन हुआ और उस संशोधन से परिवर्तन हो गया। फिलहाल ऑप्शन के अनुसार अगर 21 ना रहे तो आंसर यही होगा। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 24 में क्या है। क्वेश्चन जो भी चीजें बोलता हूं उसको सुनिएगा, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं बिना सुने कि क्या बता रहे हैं। तो भाई जो सुन लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो ना आप लोग। चलिए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है, यानी 13 साल है, 12 साल है, उसको जोखिम भरे कार्यों में नहीं रख सकते हैं। रेलवे
के जो कार्य होते हैं उसमें उसको नहीं रखा जा सकता है, यह बताता है अनुच्छेद 24। सीधा प्रश्न पूछता है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर लगाना ये दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम, मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम की बात करता है अनुच्छेद 23। इसमें है कि मानव की आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, वेश्यावृत्ति पर भी प्रतिबंध इसी में है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आप बताएं कि अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में क्या है। अनुच्छेद 22 आपको कमेंट करना है, अगर आता है तो बताएं, नहीं तो कमेंट करें, नहीं फिर आगे हम इसकी चर्चा कर ही लेंगे अनुच्छेद 22 की। आइए, ग्राम पंचायत का गठन उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान कर कार्य करने की शक्ति प्रदान करना किस अनुच्छेद में है। अगर आप शुरुआत से देख रहे हो और पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर रहे हो तब आप ये कर लोगे, और ना ही खाली बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, झांक रहे हैं कि अरे बस 1 घंटा की वीडियो है, टाइम काट लेना है। तो भैया टाइम काटने से नहीं होगा रिजल्ट, सीधा हम बता रहे हैं, एकदम लगेगा सीधा दिल पर, है ना, यही लगेगा ठक से। जो पढ़ोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे रिजल्ट तभी होगा बाबू, नहीं तो ऐसे खाली टाइम पास करने से नहीं होगा कि वीडियो भी देख रहे हैं उधर रिप्लाई भी देने में लगे हैं, तो ये वाला नहीं, यहाँ है तो यही रहिए। तो मैं बताया हूं ग्राम पंचायत का गठन जो है वह बात करता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 13 पूछता है कि 13 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो बहुत कम लोग टच किए हैं, इसको देखते ही नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और ये बताया गया है कि वैसी विधियां जो आपके मूल अधिकारों को वंचित करे, रोके, सीमित करे, अल्पीकरण करे, वैसी विधियों पर जो है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी, वैसी विधियों को खारिज कर देगी। तो इसको बताया गया अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 243 आई, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 243 आई है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, एग्जाम में छप जाएगा सीधा ये प्रश्न। 243 है पंचायतों की शक्ति, क्या है, शक्तियां। आप इसमें पढ़े हैं ना कि जब आप पंचायत पढ़ते हैं तो इसमें पढ़े हैं कि इनको 29 विषय बनाया गया है। ये ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय, तो आप यहीं देखेंगे इन चीजों को। 40 में आपने गठन देख लिया, क्लियर है। आइए, मामला क्लियर है सर। आइए तो थोड़ा सा इसको और अगर इधर कर दिया जाए, चलिए आइए देखिए, समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में वर्णित है। समान, ये प्रश्न फंसाएगा। अभी जब आपने पहला प्रश्न पढ़ा था, अगर आप देखना चाहें तो यहां आइए, पहला प्रश्न जब आप पढ़े थे तो यहां आपने पढ़ा था समान सिविल संहिता। आपको जब मैं यहां लेकर के आ रहा हूं तो यहां क्या है भाई, यहां है समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय ये उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 44 जो गोवा में अवेलेबल था, यह था समान सिविल संहिता। बाकी हमें समान न्याय कह रहा है, यह है अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक यानी कि जीने का अधिकार। कभी पूछता है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे कि भैया ये तो 21 में ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की, अनुच्छेद 25 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की। इसमें आपको 3 अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, है ना, 25 से 27 तक आपको मिलेगा मुख्य रूप से
और 28 में भी है धार्मिक स्वतंत्रता के 4 अनुच्छेद मिलता है, ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं 4 मिलेगा। 25 से 28 4 हो जाता है ना। 25 देखिए यही समझना है, 25, 26, 27 और 28 ये 4 होता है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। 29 और 30 जो होगा वो अल्पसंख्यक के लिए है। आगे हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे आगे हम लोग इन सारी चीजों पर। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है। ये चीज मैं पहले करा चुका हूं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान अथवा रेलवे में नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अगर आप देख रहे हो शुरुआत से तो इसको बहुत ही इजीली कर लोगे, और अगर खाली बस टाइम पास वाला मामला है तो टाइम पास वाला मामला है तब तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसलिए बता रहे हैं, उसको नोट करते रहिए। तो जान लीजिए आप देखे ही हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है वो अनुच्छेद 24 है, यहां इसका प्रावधान है। 23 में है मानव का दुर्व्यापार व बलात्कार। अनुच्छेद 45 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 45 किससे है? नीति निर्देशक तत्व से। इसमें यह बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें एक चीज और है, आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, ये भी इसमें ही बताया गया है। दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक आपने अपराध किया तो आपको सजा एक ही मिलेगी, समझ रहे बात को, मतलब जिस समय आपने अपराध किया सजा उसी समय की मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ कानून है बाद में आप पकड़े गए तो आपको सजा बाद, नहीं, जब आप किए हैं उसी समय की सजा मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। आइए एक एक पॉइंट को देखना है भाई। चलिए 14 वर्ष की कम आयु की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये पहले भी करा चुका हूं, तो ये अब आ गया है किस अनुच्छेद में? ये अब आ गया है 21 अनुच्छेद में। पहले 45 में था, पहले था 45 में, अब आ गया है 21 में। अनुच्छेद 44 में सामान्य सिविल संहिता, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर नहीं रखना। ये चारों पॉइंट आप इसमें भी ध्यान दे सकते हो। आइए आते हैं आगे, देखते हैं। ये भी मैं करा चुका हूं। मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम, किसी भी मानव की खरीद या बिक्री दंडनीय अपराध होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है कि भैया अगर किसी की खरीद बिक्री करते हैं तो वो दंडनीय अपराध होगा? तो वह मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह अनुच्छेद 23 में है कि मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत अगर आपके साथ कोई करता है तो यह संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। छुआछूत का सबको समाप्त कर दिया गया है। 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की, वाक की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें आप 6 प्रकार की स्वतंत्रता आप देखेंगे। 19 में 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दिखाई देगा। घूमने, बसने, कहीं जाना, व्यवसाय करना, संघ बनाना, संगठन बनाना, सम्मेलन करना, इन तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 18 अनुच्छेद कहता है उपाधियों का अंत। 18 अनुच्छेद कहता है उपाधियों का अंत। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। आइए आते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। इसके भी अनुच्छेद हम लोग डिटेल में देखेंगे। अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप मान के चलिए किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, है ना, करते ही होंगे, मैक्सिमम बच्चे करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं उससे शादी करना, तो यह अधिकार आपको प्राप्त है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, 21 है, 20 है, 14 है और 13 है। 13 में मैं बता चुका हूं कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, ठीक। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। कहीं आपको विवाह जैसा जिक्र आया, लेकिन जब आप 21 पढ़ते हैं तो यहां आपको जीने का अधिकार मिल जाता है। यहां आपको क्या मिलता है? जीने का अधिकार, यानी कि प्राण एवं, मैं पहले भी इसको नोट करा चुका हूं, प्राण एवं दैहिक
दैहिक स्वतंत्रता। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार में भाई आपको पसंद की लड़की से विवाह भी करना है ना। अब आप अच्छे से तभी जी पाएंगे ना जब आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करेंगे, ये माना गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको निजता का भी अधिकार है, प्राइवेसी, प्राइवेसी का भी अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछता है परीक्षा में कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है? प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वह अनुच्छेद 21 में है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लो भाई, बहुत क्वेश्चन लेकर के आया हूं, भर भर के लाया हूं, खजाना समझ लीजिए कि खोल रहा हूं आप लोग के लिए। आइए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं बता चुका हूं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में घूमने, बसने, व्यापार करने, रह जाने का अधिकार आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता वाला जो है 19 वाला, उसी में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। आइए, अनुच्छेद 20 आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, अपराध से दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन, ध्यान रखिएगा, कृषि व पशुपालन। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन, नोट किया आपने? नोट किया सर, चलिए ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है भाई, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी निहित? राष्ट्रपति में। यही बात कहता है अनुच्छेद 53, 53 अनुच्छेद इस बात का उल्लेख करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है मामला? मामला क्लियर है सर। आइए, जब मामला क्लियर है तो आगे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था भाई? संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 में क्या है। तो अनुच्छेद 54, आ जाइए अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 की अगर आप बात करोगे तो ये अनुच्छेद 54 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव। अच्छा, खाली क्वेश्चन ही मत नोट करिएगा कि खाली क्वेश्चन का आंसर, जो पॉइंट्स बताया जा रहा है, इन बिंदुओं को, इन पॉइंटों को भी नोट करना है। क्लियर है? क्लियर है। अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 है संशोधन। अनुच्छेद 368 क्या है भैया? संविधान में संशोधन कैसे होगा, कितने प्रकार से होगा। 32 ऑलरेडी बता चुका हूं। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। ये बात 64 में, और ये बात घुमा फिरा करके आप 89 में भी पढ़ेंगे इस बात को। दोनों पॉइंट नोट कर लो भाई, दोनों पॉइंट ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे आप लोग, नोट भी कर रहे होंगे। चलिए, प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? प्रतिष्ठा का अधिकार 21, 20, 40 और 12। प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 जो है यह जीने की स्वतंत्रता आपको उपलब्ध कराता है। लेकिन कैसा जीना? प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता है आपको। ऐसे नहीं कि किसी भी तरह से आपको जीना, नहीं, आप प्रतिष्ठा के साथ जिएंगे, ऐसा अनुच्छेद 21 कहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या किया और कहा कि आपको जीने का अधिकार है, और वो भी कैसे? तो वो प्रतिष्ठा के साथ जीना है ना, प्रतिष्ठा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ आपको जीने का अधिकार है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 21 में ही है। अनुच्छेद 20 में मैं बता चुका हूं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 40 में मैं बता चुका हूं ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 12 जो है ना, यह राज्य शब्द को बताया है, यह राज्य शब्द की परिभाषा बताया है।
अब कुछ लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि राज्य शब्द की परिभाषा 12 में है। भाई राज्य शब्द की परिभाषा 12 में है, 12 में भी है, और फिर जब आप नित्य निषेध तत्व पढ़ोगे तो वहां भी राज्य शब्द की परिभाषा आपको मिलेगा। राज्य के नित्य निषेध तत्व 12 में। राज्य का मतलब कोई राज्य से विशेष से नहीं होता है। राज्य का मतलब वो सारे संस्थाएं जो सरकार के अधीन कार्य कर रही हो, है ना, वो कंपनी जो सरकार के अधीन कार्य कर रही हो, कोई ऐसा नियम बन गया किसी कंपनी के द्वारा, तो वो सब राज्य की श्रेणी में आता है। इस बात को, जो भी चीज बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट करेंगे, ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाएंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है यहाँ पढ़ने की, आप कहीं और पढ़ सकते हो। चलिए, अंतरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। जब आप अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अनुच्छेद जैसे ही 25 से आप 28 पढ़ते हैं तो ये बात कह रहा है कि आपको अपना धर्म मानना या उसको प्रकट करना। भैया हम इस धर्म को मानते हैं, बता भी सकते हो, या आप उसको क्या कर सकते हो, प्रचार भी कर सकते हो कि भाई ये धर्म ऐसा है, आप इससे जुड़ें, जो भी हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मानना, प्रकट करना, प्रचार करना, है ना, यह जो किस अनुच्छेद में है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद 25 से 28। इस बात का उल्लेख आप अनुच्छेद 25 में देख सकते हो। अनुच्छेद 26 जब आता है, इसके बाद वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद 26 कहता है कि आपको धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी जाती है। धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रबंध भी आप कर सकते हो अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप पर टैक्स आरोपित नहीं होगा, आप पर टैक्स नहीं लिया जाएगा धार्मिक कार्यों के लिए। जैसे कहीं ये होगा ना कि भाई मंदिर बना रहे हैं, अब आपसे मंदिर बना रहे हैं तो टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 27 में धार्मिक करों से छूट प्राप्त है, तो ये भी बात आपको ध्यान देना है। ठीक, अनुच्छेद 30 में क्या है भैया? अनुच्छेद 30 और 29 अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यक का अधिकार है। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, मनचाहा शिक्षण संस्थान वो खोल सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आप कमेंट करेंगे अनुच्छेद 28 किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 28 भी धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है। अनुच्छेद 28 का भी संबंध जो है वो धार्मिक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में आएगा इस पर क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैं, चलिए आइए आ जाइए। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कराना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह कृषि और पशुपालन आपको अनुच्छेद 48 में। 50 में है भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, हमें राइट आंसर मिल गया है। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये पॉइंट आपको नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आपको सताएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे कि सर वह तो आपका अनुच्छेद जो है वह 61 में है, 60 में शपथ है। क्लियर है? क्लियर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्य सूची के अगर कोई विषय आया तो आपातकाल है और ऐसे में संसद चाह रही है कि कोई कानून बनाया जाए, आपातकाल लगा है, तो अनुच्छेद 250 वो कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 250 लेकर के वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल जब लगा हो तब की बात कर रहा है अनुच्छेद 250 से। जरा एक आध बूंद पानी पी लूं तो फिर आता हूं। अनुच्छेद 250, आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये कोई नहीं आपको बताएगा,
कोई नहीं बताएगा। मैक्सिमम बच्चे आज तक नहीं जानते होंगे इस अनुच्छेद को, और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप अनुच्छेद 124 जानते होंगे। कह रहे हैं हाँ सर जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। ठीक है भैया, 1, 2, 4 पूछा तो सुप्रीम कोर्ट। अब आइए 2, 1, 4, 2, 1, 4 यानी 214। हाँ सर ये भी जानते हैं, ये हाई कोर्ट है, राज्यों में अगर कोई उच्च न्यायालय बनाना हो तो 214 अनुच्छेद के तहत। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं 241 यानी 241, ये पूछ रहे हैं। आप जानते हैं यहां भी हाई कोर्ट का ही उल्लेख है, लेकिन यह संघ शासित प्रदेश में, और यह जो था यह स्टेट में था, राज्यों में था। ये दोनों अंतर है। एग्जाम में पूछेगा भाई, एकदम चित्त हो जाएंगे, छितरा जाएंगे, फैला जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 241 अनुच्छेद। अनुच्छेद 226 में क्या है? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत, जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर रही थी संवैधानिक उपचार वाला। अनुच्छेद 216 में क्या है भाई? अनुच्छेद 216 भी आपका संबंधित है हाई कोर्ट के गठन से, है ना, हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 216। तो इतनी बातें, मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आप नोट भी कर रहे होंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है बैठ करके यहाँ टाइम पास करने का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या मतलब है, हम ऐसे बकते जाएं, और है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, पढ़ना है भाई, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो ऊब रहा है वो ऊब जाए, वीडियो लंबा होगा। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280। ऐसा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बता रहा हूं एग्जाम में आपको भेटाएगा। एग्जाम के बाद आप देखिएगा इस वीडियो को, कितना मजा आने वाला है। अनुच्छेद 275 ये है कि केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना, केंद्र राज्यों को अनुदान देती है 275। 315 और 312 देखिए, 315 में है यूपीएससी का नाम आपने तो सुना ही होगा ना, या फिर स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस यानी कि जैसे बिहार से आप हैं तो बीपीएससी, कहने का हमारा ये मतलब है। उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी पीएससी, है ना, ऐसे। मध्य प्रदेश से हैं तो एमपीपीएससी। यह है अनुच्छेद 315 में, मतलब संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। ठीक, इस बात का उल्लेख है 315 में। अनुच्छेद 312 में है क्या जानते हैं? 312 में है राज्यसभा को ये अधिकार है, राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो इसका गठन कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि भाई यूपीएससी जैसी संस्था है, इसका राज्यसभा गठन करेगा? तो हाँ, राज्यसभा को ये पावर है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में उल्लेख है। लेकिन ये अगर मिलता है संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, तो वो 315 अनुच्छेद में है। बाकी 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आइए आगे के प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। जीएसटी, वस्तु और सेवा कर परिषद, है ना, जीएसटी परिषद जिसको कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो है वह 279 का अनुच्छेद के तहत है। बाकी 280 में मैं आपको बता चुका हूं। वित्त आयोग ये जानते हैं आप। अनुच्छेद 300 का, इसमें देखिए संपत्ति के अधिकार को अब ऐड कर दिया गया है ना। 300 का अब संपत्ति का अधिकार है, जो आपको मूल अधिकार में पहले था, अब यह कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? अब यह कानूनी अधिकार है 300 का। 320 में क्या है? तो 320 अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे, अभी देखिए हम पिछले ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे यूपीएससी और बीपीएससी, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, परीक्षा लेगी। अनुच्छेद 320 में इस बात का भी जिक्र है कि वो परीक्षा ले सकती है और उसके तहत वो सिलेक्ट करेगी। चलिए आइए
राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए ये फंसता है बच्चा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल 356, 365, 352 और 360। देखिए राज्यों में अगर आपातकाल लगता है तो वह 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको राष्ट्रपति शासन। 365 से भी राष्ट्रपति शासन ही लगता है। 365 से भी राष्ट्रपति शासन ही लगता है। कैसे लगता है बताऊंगा। 352 जो है वह है राष्ट्रीय आपातकाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही? और ये हो जाता है वित्तीय आपातकाल। ये हो जाता है भैया वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल ये हो जाता है। देखिए 356 में है कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल जो हैं वह केंद्र सरकार को भेजते हैं मैसेज कि यहाँ भैया संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कार्य सही से नहीं हो पा रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। अनुच्छेद 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। लेकिन 365 अनुच्छेद ये पूछा है बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में 365 के बारे में। 365 भी अनुच्छेद छोड़ देते हैं लोग, जैसे 241 को छोड़े थे ना। 365 अनुच्छेद इस बात का उल्लेख करता है प्यारे कि केंद्र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों को अगर राज्य फॉलो नहीं करता है तो इस स्थिति में, ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार जो है वह राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यह 365 में उल्लेख है। ऐसे ऐसे अनुच्छेद बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और खेला करके चला जाएगा। अगर आप पढ़े रहोगे यहां से तो इतना निश्चिंत हो लो कि अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आप तो नहीं छोड़ने वाले हो, वो छोड़ेगा जो नहीं पढ़ेगा, आप नहीं छोड़ोगे। आज के बाद किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। आओ चलते हैं आगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई बात नहीं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर किस अनुच्छेद को जारी किया था? देखिए ये पॉइंट नोट करिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। संवैधानिक तंत्र विफल होगा तब क्या करेंगे? तब तो आप 356 ही लगाओगे ना। 365 कब लगाओगे? जब आपने केंद्र के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है, केंद्र जो कानून बना रहा है आप नहीं उसको मान रहे हैं, अलग चल रहे हैं जबकि आपको मानना है, तब आपको 365 लगता। लेकिन ये 356 लगेगा। 352 और 360 ऑलरेडी बताया जा चुका है। 360 में वित्तीय आपात और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर है? क्लियर है। आइए, इसी बात का जिक्र कर रहा था मैं। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावित करने में विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में। यह किस अनुच्छेद के तहत? तो यह 365 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। चलिए आइए, तो राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति, वीटो पावर संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीटो पावर के बारे में पढ़ लीजिए। वीटो पावर 3 बार 1 का नाम लीजिएगा, 111। यह है वीटो पावर। 110 में क्या है? 110 में है मुद्रा विधेयक। आप कहेंगे ये कौन आ गया? भाई मुद्रा मतलब धन, धन यानी मनी, मनी विल, मुद्रा विधेयक, धन विधेयक, ये एक ही चीज है। कौन सा? धन विधेयक, मुद्रा विधेयक, है ना, या मनी विल। ठीक, तीनों चीज आपको ध्यान रखना। 112 में है बजट। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ बजट शब्द का तो उल्लेख है ही नहीं संविधान में। भाई वार्षिक वित्तीय विवरण तो है, वार्षिक वित्तीय विवरण तो है, उसी को तो बजट कहते हैं, उसी को वार्षिक वित्तीय विवरण। ये ध्यान दीजिएगा। 108 में है संयुक्त अधिवेशन। ये ध्यान दीजिएगा, जब कोई मामला होता है किसी विधेयक पर तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है। यह सब पर नहीं किया जाता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद तो वहां जानेंगे।
चलिए आइए, जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी मिलता है इसमें 201 के तहत विकल्प। यही वाले पर मिलता है। राष्ट्रपति को अगर पूछेगा तो 201, राज्यपाल को अगर पूछेगा तो बताएंगे 200, है ना। तो ये दोनों बात आपको ध्यान देना है। 200 राज्यपाल, और अगर पूछे 201 तो क्या बताएंगे? 201 आप बताएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति पर तो कोई पाबंद ही नहीं है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। 200 भी, 200 के तहत राज्यपाल, और जो 201 है वह क्या है? वह राष्ट्रपति। चले आगे, चलिए। अच्छा पॉइंट, हाँ देखिए, आ जाइए, इसको छोड़ रहे थे ना। 202 और 199, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक है धन विधेयक राज्यों के लिए, राज्यों के लिए धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 199 राज्यों के लिए। अभी हमने बजट 212 में पढ़ा था ना, देखिए यहां हमने पढ़ा था ना, बजट पढ़ा था 112 में, राज्यों के लिए हम पढ़ेंगे 202 में। यहां धन विधेयक 110 में पढ़ा था, राज्यों के लिए हम पढ़ेंगे 199। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। यही चीज मैं यहां बताने की कोशिश किया हूं। 202 में, ये 202 में बजट जो कि राज्यों के लिए। आइए चलिए देखते हैं। राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद में वर्णित है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ में पढ़ के अनुच्छेद 72 मान के निकल न जाइएगा। अनुच्छेद 72 भाई राष्ट्रपति को है, राज्यपाल पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? राज्यपाल। तो हाव में मत रहना है भाई, हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ का मामला, हड़बड़ का काम गड़बड़ है ना, हड़बड़ का जो काम होता है वो गड़बड़ होता है, तो ध्यान से फिसले ना। राज्यपाल को क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 72, सॉरी ये राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को बताएगा तो अनुच्छेद 161 बताओगे, अनुच्छेद 161 बताओगे आप। अनुच्छेद 163 में आप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हो। अनुच्छेद 163 के बारे में किसके बारे में पढ़ते हो? मुख्यमंत्री। और अनुच्छेद 165 के बारे में आप पढ़ते हो राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में आप क्या पढ़ते हो? राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 63 में वही चीज का उल्लेख है जो अनुच्छेद आप 74 में देखते हैं। अनुच्छेद 74 केंद्र के लिए है और राज्यों के लिए है अनुच्छेद 163, है ना। मुख्यमंत्री जो है यह राज्य मंत्री परिषद से जुड़ा होता है, इस बात का भी उल्लेख आप 163 अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहां पर भी आप 4 अनुच्छेद देख लिए, बहुत ही आसानी से याद भी कर लिए। जैसे देखिए, समझ नहीं पाएंगे आप तो मैं आपको फिर समझा दूं। मैंने क्या आपको बताया कि अनुच्छेद 74 में जो उल्लेख है, अनुच्छेद 74 में क्या उल्लेख है? मंत्री परिषद। जानते ही हैं कि भाई मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 में उसी में एक पॉइंट जोड़ दिया गया है कि ये जो मंत्री परिषद होता है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक वही चीज 163 भी बताता है, लेकिन ये बताता है राज्यों के लिए। राज्यों के लिए क्या बताता है? एग्जैक्ट लाइन मैं बता दूं कि राज्यपाल, जी हां ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सेम लाइन आपको मिल जाएगा। अब आगे के बारे में, आगे के अनुच्छेद में फिर
वो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। इस तरह की बातें आगे मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य का महाधिवक्ता 165। मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो आप लोग को लग रहा होगा ना, तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 की बात करोगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। हमें शपथ की बात करनी है 60 अनुच्छेद। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट किसी भी प्रकार का कहीं भी? नो सर। चलिए आगे आइए, आते हैं। चलिए, हाँ, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है ना उल्लेख? हाँ सर है। राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, कहीं अवकाश पर चले गए हो कोई कारणवश, ये खाली हो गया पॉइंट। उपराष्ट्रपति क्या करेंगे कि अनुच्छेद 65 का प्रयोग करके और ये राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करना शुरू कर देंगे, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, ये भी खाली, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ये भी खाली, तो ऐसे स्थिति में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे। क्लियर? क्लियर है। तो यह अनुच्छेद 70 में है। 74 में बता दिया मंत्रिपरिषद होगा। 79, देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है ये। सरल मतलब स से संसद, स से संसद, अनुच्छेद 79। र से राज्यसभा, र से राज्यसभा, अनुच्छेद 80। ल से लोकसभा, अनुच्छेद 81। तीनों पॉइंट आपको याद हो गया होगा, 79, 80, 81, तीनों बिंदु याद हो गया? हो गया कि नहीं? अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलिए, वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, चुनाव कराने का समय, देखिए जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसे में नियम है कि 6 माह के भीतर दोबारा जो चुनाव है वो करा लिया जाएगा। यह अनुच्छेद 62 बताता है, 62, इस अनुच्छेद को बताता है 62। अनुच्छेद 80 आप जान गए होंगे, सरल बताया था मैं, सरल। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, तो राज्यसभा। अनुच्छेद 64 भी मैं बता चुका हूं, उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 71 भी मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा बताइए? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? इस बात का उल्लेख 71 अनुच्छेद में किया गया है। आइए देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का, अभी 163 अनुच्छेद हम पढ़ा रहे थे, क्या बताए इसमें कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 163 राज्यों के लिए, केंद्र की बात करते हैं तो वही बात अनुच्छेद 74 में क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 कहता है उसी मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, अध्यक्ष होगा, वह प्रधानमंत्री होगा। 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई है। 72 है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 81 है सरल वाला में से ल निकालिए, 79, 80, 81, तो लोकसभा। क्लियर? क्लियर। सब कुछ
शीशे की तरह साफ हो रहा होगा। आप पहली बार ऐसे अनुच्छेदों को पढ़ रहे होंगे इतनी सरलता के साथ, इतनी आसानी के साथ। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि अब तक आपको किसी ने नहीं एक वीडियो में इतना सरल तरीके से आपको ये अनुच्छेद याद कराए होंगे। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76। महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता 165। जरा सा गौर करिएगा, महान्यायवादी 76 में है, महाधिवक्ता 165 में है। 165 को आप 76 बना सकते हो। इस जो एक है, ये वाला एक है, इसको यहां पर भी जोड़ो और यहां पर भी जोड़ो। अब देखिए 5 1 6 और 6 1 7, ठीक, ये हो जाएगा। इससे आ गया ना 165 से 76। देखिए इससे पहले ये जो टेक्निक बता रहा हूं बहुत काम का है। 163 में क्या कह रहा था कि राज्यपाल की सहायता है तो एक मंत्रिपरिषद होगी। यही चीज अनुच्छेद 74 में भी कहा है। ये केंद्र के लिए है, ये राज्य के लिए है। इसको भी 74 बनाना है तो इस एक को हम यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 74। तो ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद आपको मिलेंगे जो आप ये आगे वाला एक को दोनों अंक में जोड़ करके आप अनुच्छेद पर डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आपको राज्य का पता हो या केंद्र का, मान के चलिए आपको केंद्र का पता था 74, तो आपको क्या करना है कि यहां से एक घटाना है, यहां से एक घटाना है, 3 6 और ये घटा हुआ एक यहां ला कर लिख देना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो रीजनिंग के माध्यम, मतलब रीजनिंग के जैसे। आइए समझ गए इसको। देखिए 75 अनुच्छेद ऑलरेडी बता चुका हूं कि मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो पीएम होगा। अनुच्छेद 98 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद का सचिवालय, है ना, 98 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। संसद का सचिवालय, क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि 27 गो प्रश्न कराए हैं और समय जो है वह ले लिए हैं 50 मिनट। तो भाई 27 प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न में 4 प्रश्न छिपा हुआ है, ये भी तो आप देख रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। चाय थोड़ी बना रहे हैं कि 10 मिनट में बन जाएगा। आइए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र का सत्रावसान तथा भंग करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकती है, संसद को, लेकिन संसद को नहीं भंग करेगी, वो लोकसभा को भंग करेगी, क्योंकि राज्यसभा जो है वो भंग होने वाली सदन नहीं है, भंग होने वाली संस्था नहीं है। तो लोकसभा का भंग अगर पूछता है तब ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 85। बाकी 74 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मंत्रिपरिषद वाला। 82 है, 82 में है पुनर्सीमन। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद सीमाओं का आकलन होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है ना ये, तो ये पुनर्सीमन जो है यह 82 में है। 88 में है महान्यायवादी को या किसी भी मंत्री को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। जैसे लोकसभा का कोई मंत्री है, वो राज्यसभा में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता है, वहां खाली बोलेगा, बैठेगा, सुनेगा, मत नहीं देगा। नोट कर लीजिएगा, महान्यायवादी का भी इसी में अधिकार दिया हुआ है कि भाई जाओ, बैठो, देखो, सुनो, बोलो, मत मत देना, मत की बारी आए तो मत देना, ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए, प्रधानमंत्री के दायित्व, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है भैया? प्रधानमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में है? तो देखिए प्रधानमंत्री का जो दायित्व है आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में क्या है, जरा सा इसको हम समझते हैं। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद बात करता है 93।
अब हम देखते हैं अनुच्छेद 99 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 99 बात करता है शपथ की। अनुच्छेद 99 क्या करता है बात? शपथ की। अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर या जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद अगर 99 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 99 बात करता है किसकी? तो सर अनुच्छेद 99 तो आप बता रहे हैं कि शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 87 किसकी बात करता है? तो यह राष्ट्रपति से संबंधित है और यह राष्ट्रपति को अधिकार है संसद को क्या करने का? संबोधित कर सकता है वो, है ना। या कह सकते हैं आप अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, सीधा आप बोलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब बच गया कौन सा अनुच्छेद? 78। मार दीजिए आंख मूंद के लगा दीजिए, अनुच्छेद 78 ही है दायित्व के बारे में। जी हां, अनुच्छेद 78 ही है दायित्व के बारे में। चारों क्लियर? एक तो आपको 93 स्पीकर और उपाध्यक्ष मतलब दोनों, 99 संसद सदस्यों का शपथ, 78 दायित्व हो गया और 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्लियर। आइए चलिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताने वाला हूं, आज तक आप नहीं इसको जानते होंगे। पॉइंट क्या है? 124 में क्या है भाई? तो सर 124 में सुप्रीम कोर्ट था, 214 में सर हाई कोर्ट था, और सर आपने 241 भी नया बताया था, इसमें भी हाई कोर्ट था लेकिन यूटी हेतु। 129 में क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। 213 में क्या है? 213 में है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 123 में क्या है? 123 में है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक, ये कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेश तो 123, राज्यपाल कहता तो 213। और अगर कहता कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, दिमागवा चक्कर आ जाएगा बाबू, गिरने लगोगे चक्कर खा के। एग्जाम में मान के चलो कि यही ट्रेंड हो गया है प्रश्न पूछने का। जैसे पहले पूछता था निर्वाचन आयोग, आप पूछता है राज्य निर्वाचन आयोग। पहले पूछता था वित्त आयोग, आप पूछता है राज्य वित्त आयोग। पहले पूछता था लोक सेवा आयोग, आप पूछता है राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है। पहले पूछता था राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति, अब पूछेगा उपराज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति। देखो अभी भले ही लग रहा होगा बोरिंग, एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, हालत पंचर कर देगा, पसीना फेंकना शुरू कर दोगे। 239 खा ऑप्शन याद रखेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछता है तो जो पॉइंट बता दे रहा हूं ना, यूट्यूब पर छान मार लीजिए, मिल जाए तो आकर के कमेंट करिएगा। चलिए, टाइम पास करने नहीं आए हैं हम, कंटेंट डिलीवर करने आए हैं। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, अनुच्छेद 143 तो जानवे करते होंगे ना। अरे वो वाला 143 नहीं, हाँ बहुत तेज बन रहे हो, वो वाला नहीं भाई। 143 अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति जो है वह सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भैया हमें इस मामले पर सलाह चाहिए कि क्या है मामला। ठीक, सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी, राष्ट्रपति माने या ना माने, हम बाध्य नहीं है कि मानवे करेंगे, सलाह ले लिए तब। भाई सलाह है, नहीं रीजनिंग थोड़ी बना रहे हैं। तो 143। अनुच्छेद 148 में क्या है याद करिए जरा। तो आपको याद अगर आ रहा होगा तो आप CAG के बारे में 143 में पढ़े हैं। 153 अनुच्छेद, अभी आपको मैं एक टेक्निक बताया था, कौन सा टेक्निक याद है? एक टेक्निक बताया था ना 153 वाला, ध्यान दीजिएगा। 1 4 3,
इसको काटोगे तो आएगा 64। 64 में क्या था? तो 64 में था उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक। 64 में था उपराष्ट्रपति के बारे में। लेकिन अनुच्छेद 153 में क्या है? 153 में तो उपराज्यपाल के बारे में नहीं है। 153 में है राज्यपाल के बारे में। 153 में है किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 153 राज्यपाल, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 है हाईकोर्ट के बारे में। हाईकोर्ट के बारे में है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बारे में है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 कहता है, क्या कहता है भैया अनुच्छेद 127? कि एक तदर्थ, सॉरी हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट तो 214 है, मैं भी भूल जाता हूं, इसका मतलब थोड़ा पानी पीना पड़ेगा मुझे। हाईकोर्ट जो है वह हाईकोर्ट तो 214 में है ना, हाईकोर्ट तो 214 में है। इसमें आप तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 बताता है कि तदर्थ न्यायाधीश होगा, वह अनुच्छेद 127 उसका उल्लेख करता है। क्लियर है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 127 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तदर्थ वाला ध्यान रखिएगा। 153 राज्यपाल मैं बता दिया हूं। यहां देखिए, ये जोड़ना आप जान गए होंगे। आइए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो भैया अनुच्छेद 63 के द्वारा कहिए ना, एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। और 62 अब जान ही रहे हैं। 62 क्या जान रहे हैं भाई? राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है, जैसे पद खाली हो गया तो 6 महीने के भीतर जो पुनः चुनाव होता है उसका उल्लेख है 62। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट बता रहा हूं डाउट मत करिएगा, संदेह मत करिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल बताएंगे। आइए, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना किस अनुच्छेद? तो उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो हटाइए ना भाई, 67 अनुच्छेद के तहत हटाइए। कौन मना किया है आपको? कोई नहीं मना किया है। 68 में क्या है? अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो पुनर्चुनाव कराइए। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ, ये पॉइंट नोट करिएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ, जबकि 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, 69 में उपराष्ट्रपति का। 62 में है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का चुनाव अगर हो जाता है पुनर्चुनाव के लिए, पुनर्चुनाव 6 महीने के भीतर, वो है। 68 में उपराष्ट्रपति का है। 67 में क्या मैं बता दिया? 67 में बता दिया उपराष्ट्रपति को हटाना। और 66 में क्या है भाई? अनुच्छेद 66 में क्या है? 66 में क्या है? तो राष्ट्रपति के, सॉरी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। क्लियर है? क्लियर है सर। चलें आगे, चलिए। राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने, संदेश देने का अधिकार। संसद को संबोधित कर सकता है और संदेश दे सकता है। देखिए 88 में मैंने क्या बताया था भाई? तो 88 में सर बताया था कि महान्यायवादी जो है वह दोनों सदन में जाकर के बोल सकता है, या कोई मंत्रियों के बोलने का अधिकार जो है। अनुच्छेद 85 में बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो भंग करता है लोकसभा को, संसद का सत्रावसान करता है। अनुच्छेद 81 में आपको सरल बताया था, और सरल में ये बताया था कि 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। कौन सा अनुच्छेद बच गया? 86। तो ये संबोधित करने का अधिकार जो है वह, सॉरी, संबोधित करने का 86 में। 87 में वही चीज आप ऐड कर लेते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्लियर? क्लियर है? एक बार जोर से बोलिए, क्लियर है। आइए, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। 99, 98 में है संसद का सचिवालय, 105 में है मंत्रियों के विशेषाधिकार। 105 में क्या है भाई? मंत्रियों के विशेषाधिकार है, ध्यान दीजिएगा। 120 में है संसद की भाषा। 120 में क्या है? संसद की भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। 120 में क्या है? संसद की
भाषा। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, तो मुद्रा विधेयक, इसी को धन विधेयक कहा जाएगा। धन विधेयक 110, 111 है पॉकेट वीटो, 112 है बजट, 124 है सुप्रीम कोर्ट, 110 है मनी बिल, बजट, पॉकेट वीटो। क्लियर? क्लियर। आइए, कार्यकारी एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 126 के तहत होगी। किस अनुच्छेद के तहत? तो 126 अनुच्छेद के तहत। 127 में मैं बता चुका हूं, तदर्थ न्यायाधीश। 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह है भाई अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है 129 अनुच्छेद के तहत। 127 तदर्थ मैं बता चुका हूं। 125 है इनका न्यायाधीशों का वेतन वगैरह से संबंधित, ध्यान दीजिएगा। 126 आपको बता दिया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कोई और बन जाता है 126 के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह 137 का प्रयोग करता है। अपने ही दिए गए निर्णयों को कहता है भाई इसको समीक्षा करेंगे 137 के तहत। बाकी 13 अनुच्छेद में बता दिया हूं, विधि को परिभाषित, 12 राज्य को परिभाषित, 127 तदर्थ न्यायाधीश। सब क्लियर है? सब क्लियर है सर। अच्छा, एक अनुच्छेद आपको याद है मैं छोड़ा था शुरुआत में, अनुच्छेद 28, वो बीच में मिला नहीं और वो मिस न कर जाए आप, इसलिए मैं अनुच्छेद 28 को पहले बता देता हूं। देखिए, मुझे अचानक याद आ गया। अनुच्छेद 28 आता है 25 से 28 के अंतर्गत नहीं। अनुच्छेद 28 कहता है भैया, क्या कहता है सर? आपको पूजा में शामिल होने का अधिकार है, या पूजा में आप शामिल ना भी होना चाहें तो यह भी अधिकार। जैसे स्कूल संस्थान है, वहां कोई पूजा करा जा रहा है, आपके मन के ऊपर है, आप ना भी जाना चाहें तो धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में आपको स्वतंत्रता है जाने या ना जाने का। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए बताया। आइए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये पॉइंट नोट करिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी 53 के तहत। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, तो 154 के तहत। ये ध्यान दीजिएगा। 54 में क्या है? 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। 161 में क्या है? फंसा दिया ना? 161 नहीं फंसाया है। कैसे फंसा देगा? हम टेक्निक जो जानते हैं, इस एक को यहां एक लाएंगे, यहां एक लाएंगे, जोड़ेंगे 2, 6, 1, 7। अच्छा, 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति था, 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति होगा। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। फंसा दिया था? नहीं, ये टेक्निक बताना था मुझे, इसलिए मैं इसको नाटक कर रहा था। राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व। भाई, मुख्यमंत्री का दायित्व होगा, क्या दायित्व होगा कि आप राज्यपाल को सूचना दीजिए। 167 अनुच्छेद के तहत आप ये करेंगे, सूचना देंगे आप। किस अनुच्छेद के तहत? 167 अनुच्छेद के तहत आप ये, आपका दायित्व है, मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि आप राज्यपाल को क्या देंगे भैया? राज्यपाल को सूचना देंगे। ठीक, बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूं। 165 राज्य का महाधिवक्ता, 163 भी मैं आपको बता चुका हूं, नहीं याद है? देखिए, हर मर्ज की दवा, ए वाले एक को यहां लाइए, ए वाले एक को यहां लाइए, इसको काट दीजिए, आ जाएगा 74। 74 में मंत्री परिषद, यानी कि राज्यों के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्लियर? क्लियर। 165 जान ही गया आप, राज्य का महाधिवक्ता। 169 क्या है भाई? विधान परिषद का सृजन, उत्साधन।
169 कहता है। चलिए थोड़ी देर और हमको झेल लीजिए, 41 पेज तक आ गए हैं, 48 पेज तक हमको झेल लीजिए। इतना झेल लेते हैं तो परीक्षा में फिर छोड़ने वाले नहीं हैं आप। राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान उन्हें भंग राज्यपाल करता है। देखिए, अगर आपको 85 अनुच्छेद याद है, 85 में राष्ट्रपति जो था, 85 है भाई, 83 मत समझ लीजिएगा। 85 में राष्ट्रपति भंग कर रहा था, हमको राज्यपाल से भंग करवाना है। याद नहीं आ रहा है ऑप्शन, हम लेते हैं 174 को, इस वाले को यहां लेंगे, इस वाले को यहां लेंगे, 4 1 5 7 1 8, ये खत्म, 85 आ गया ना। यानी राज्य में अगर भंग करता है 174 के तहत। 163 में पहले बता चुका हूं, मुख्यमंत्री सॉरी ये मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद। 85 लोकसभा भंग होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 79 है संसद, सरल वाला है ना, याद होगा आपको। 6 पन्ना और झेलिए, हमको काम हो जाएगा आपका। चलिए, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है, एक से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे पटना हाई कोर्ट है, ये क्या है भैया, ये पटना क्या है, हाई कोर्ट है। अब इनको जाना है भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या होगा, स्थानांतरण होगा। यहां से 2 आ जाएगा यहां, यानी कि देखिए तीनों 2 है ही, तो 222 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 215 है, 215 में क्या है, 214 में तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना। 215 में भी है कुछ, क्या है, हाई कोर्ट जो है यह एक अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। जैसे 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय था, 215 में हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घूंट में फिर पानी पी लो। अब आप कहेंगे कि सर बहुत पानी पी रहे हैं आप। भाई इतना लाइट जलता है कमरे में वीडियो बनाने के लिए, ऊपर से एसी नहीं है, गर्मी तो लगता ही है, पंखा चला नहीं सकते, पानी पी के ही गर्मी कम कर लेते हैं। 215 बता दिए ना, हाँ सर 215 तो बता दिए। 216 अनुच्छेद में आपको बताया हूं, 216 अनुच्छेद में आपको बताया हूं, आपको कमेंट करने हैं, छोड़ेंगे नहीं। 226 में क्या है, तो सर 226 में तो आप 226 में बताया हूं, क्या बताया था बताइए, रीट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। याद आया कुछ, याद आया सर, याद आया। 216 अनुच्छेद बताइए क्या बताया था, कमेंट करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं रुचि ले रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये जानना चाह रहा हूं। उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, अधीक्षण की शक्ति कहता है तो 227 अनुच्छेद को आप याद करेंगे। उच्च न्यायालय का, जैसे राज्य में एक हाई कोर्ट है, अब इससे नीचे जितने भी न्यायालय हैं तो उस पर शक्ति होगी अधीक्षण की, ये 227। 231 में 231 लिखा गया है बहुत अच्छे से, देखिएगा, इसको मैं मिटा दूं। 231 लिखते समय ही देखिएगा, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होता है। इसी में आंसर है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, यानी 231 में यही बात है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। 243 जी में है पंचायत की शक्ति, जिसमें 29 विषय आप पढ़ेंगे। 243 में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग। खाली निर्वाचन आयोग 324 में है, खाली निर्वाचन आयोग किस में है, तो खाली निर्वाचन आयोग 324 में है, लेकिन राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग 243 के में है। राज्य वित्त आयोग 243 आई में है, ध्यान दीजिएगा, 243 आई में है। वित्त आयोग 280 में है, पॉइंट नोट करिएगा। आइए चलिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT, कभी पूछना दे कैट,
प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद में है? 323, 326, 324, 331। 331 अनुच्छेद आप क्या पढ़े हैं भाई? तो सर 331 तो पढ़े हैं हम, कुछ तो पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 331 में है लोकसभा में एससी और एसटी समुदायों के लिए, है ना, लोकसभा में एससी और एसटी समुदायों के लिए जो है वह आरक्षण की बात किया है। यही किया है, शायद यही किया है। चलिए देख लेते हैं, हम अभी आगे देख लेंगे। 323 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद में? 323 ए में है। 326 में क्या है? तो 326 में है वयस्क मताधिकार। याद है ना? 326 में क्या है? तो सर 326 में जो है वह है वयस्क मताधिकार। इसका मतलब 326 जानते हैं। और 324 में आपको मैं अभी बता ही दिया। 324 में क्या बताया? राज्यों केंद्र के लिए निर्वाचन आयोग। बताया हूं कि नहीं बताया हूं? तो हाँ सर, बिल्कुल आप बताए हैं। और 331 हम गलत बता रहे थे। 331 में हम बता रहे थे कि वो 330 वाला बता रहा था मैं। 331 में है लोकसभा में, ये चूंकि अब समाप्त हो चुका है, लोकसभा में जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय थे, जो 2 लोगों को चुना जाता था, मनोनीत किया जाता था, वही उल्लेख है 331 में, है ना। बाकी ध्यान दीजिएगा। 330 में आपको मैं बता चुका हूं। आइए, ए भाई क्या हो रहे हो? अरे ऐसे करोगे क्या यार? हाँ, पंचायत का चुनाव किस अनुच्छेद में है भाई? पंचायत चुनाव आयोग 243 के, पंचायतों की शक्ति 243 जी, राज्य वित्त आयोग 243 आई, आरक्षण पंचायतों की जो चुनाव है उसमें सीटों में आरक्षण जो है वो डी में है, 243 डी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। वित्त आयोग राज्य के लिए भैया, राज्य के लिए। शक्ति चुनाव सीटों का आरक्षण। पॉइंट टू बी नोटेड। आइए, राज्य तथा संघ के लिए लोक सेवा आयोग, ये मैं पहले ही करा चुका हूं 315 में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312, 323 CAT और 331 है। देखिए 331 333 है भाई। 331 में आपने क्या पढ़ा? लोकसभा में आंग्ल इंडियन, यही पढ़ा था ना। 333 है विधानसभा में आंग्ल इंडियन। चूंकि ये अब समाप्त हो चुका है, 2019 में ही इसको समाप्त किया गया है, 2020 से ये प्रभावी हो गया है, ये समाप्त हो चुका है। 104वां संविधान संशोधन आया था, है ना। तो ये विधानसभा की बात करता था। आइए अब हम लोग चरम पर हैं, लास्ट में पहुंच गए। पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 330 में क्या है? 330 में नहीं है सर। 330 में नहीं है सर। 332 में क्या है सर? 332 में भी नहीं है। 343 में क्या है भाई? तो यह भाषा है। 343 में भाषा है। पिछड़ा वर्ग आयोग यही तो है ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए यही तो है। और 330 में क्या है? तो 330 में है लोकसभा में SC ST, है ना, लोकसभा में SC ST। 332 में भी SC ST के बारे में ही प्रावधान है, लेकिन वो कहां है? विधानसभा में है। नोट, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आखिरी सवाल है भैया, आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल से पहले थोड़ा सा टहल लूं मैं, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। हाँ, आखिरी सवाल पर आते हैं। देखिए लगभग 200 प्रश्न हो गया होगा, कम नहीं हुआ होगा। आइए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य प्रमुख का संरक्षण किस अनुच्छेद में है?
राष्ट्रपति को भी है विशेषाधिकार प्राप्त और राज्यपाल को भी विशेषाधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 361 के तहत। अनुच्छेद 60 में मैं आपको बताया हूं, क्या बताया हूं, अगर याद होगा तो जाइएगा मत अभी छोड़ के, ये ना वीडियो खत्म हो गया, चलते हैं, थोड़ा बात भी करना है। राष्ट्रपति का शपथ है ना, हाँ सर पढ़ाए थे। 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ, पढ़ाया हूं मैं, उपराष्ट्रपति का शपथ। 365 में भी आपको मैं बताया था, याद होगा शुरुआत में ही, कि जब केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को राज्य फॉलो नहीं करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन आप लगा सकते हैं। राज्य में आप क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, है ना, आप लगा सकते हो। तो ये था यहां तक। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और ये बहुत आपके लिए मददगार साबित होगा। कोशिश तो मैंने की है कि गलतियां ना करूं, लेकिन अगर भूल बस त्रुटि बस कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट करिएगा। गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मानव है, गलतियां हो सकता है, आदमी गलतियों का इंसान जो पुतला होता है, तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाई गलती ना हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि गलतियां ना हो, है ना। तो अगर और किसी टॉपिक पर, ये हालांकि एक टॉपिक, ये किसी लड़के का डिमांड था कि सर आर्टिकल, मैंने देखा कि हाँ ये भी जरूरी है तो कराया। और कोई डिमांड हो तो फटाफट कमेंट करो आप लोग, उस पर वीडियो उपलब्ध करा दूंगा जल्द ही। नमस्कार।